हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू कर्ल। आज हमें प्रूव करना है कि ये जो टर्म है r पावर n r वेक्टर वो ई रोटेशनल है या कर्ल फ्री वेक्टर है किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए। और ये भी प्रूव करना है कि ये जो टर्म सोलेनोइडल है जब n-3 के बराबर होता है। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पर दिया है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट किया है। नाउ हम फर्स्ट वाला सोल्यूशन निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट वाला, यानी कि ई रोटेशनल दिखाएंगे सबसे पहले इस टर्म को, r पावर n r वेक्टर को। तो कंडीशन क्या होता है ई रोटेशनल का? ई रोटेशनल का कंडीशन होता है कि कोई भी टर्म जब हम लेते हैं और उसका कर्ल निकालते हैं और आंसर में 0 आता है, उसका मतलब है कि वो ई रोटेशनल है। तो उसी कंडीशन को हमें लिखना है। द कंडीशन फॉर अ वेक्टर टू बी ई रोटेशनल इज गिवन बाय डेल क्रॉस, यानी कि उसका जो कर्ल है इस टर्म को हमें रोटेशनल दिखाना है, तो इसका कर्ल जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए और उसी चीज़ को हम लिखेंगे। ठीक है, r पावर n r वेक्टर का कर्ल 0 आएगा। फिर उसके बाद हमें ये भी पता है, ये एक फॉर्मूला है, हम प्रूव कर सकते हैं। क्या पता है हमें? वी नो दैट कर्ल ऑफ k इंटू ए वेक्टर, k इंटू ए वेक्टर का कर्ल कितना होता है? k इंटू ए वेक्टर का कर्ल होता है k कर्ल ऑफ ए वेक्टर माइनस ए क्रॉस प्रोडक्ट ग्रेडियंट ऑफ k वेक्टर। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन जैसा फॉर्मूला है। ठीक है, के ए वेक्टर का कर्ल अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केलर को यू ही रखेंगे, कर्ल निकालेंगे ए वेक्टर का, फिर ए वेक्टर को यू ही रखेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे के का, क्योंकि के एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका कर्ल नहीं निकलेगा, कर्ल जो है वेक्टर क्वांटिटीज का निकलता है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ के आएगा और क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, माइनस आएगा, उसको हमें याद रखना है। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, कर्ल निकालेंगे इस टर्म का, r पावर n r वेक्टर का कर्ल निकालेंगे। अब हमें पता है कि r वेक्टर पे एब्सोल्यूट लगाकर पावर n कर दो या डायरेक्टली r पावर n कर दो, सेम है। ठीक है, ये दोनों एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस टर्म के जगह पर मैं r पावर n यूज करने वाली हूँ और इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। r पावर n कर्ल ऑफ r वेक्टर आएगा माइनस हमारा वेक्टर जो कि r है, क्रॉस प्रोडक्ट कर्ल है, तो फिर हम ग्रेडियंट यूज करेंगे। यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी हमारा r पावर n है। ठीक है, r पावर n स्केलर क्वांटिटी है, k जैसा है, और r वेक्टर हमारा a वेक्टर जैसा है। ठीक है, फॉर्मूले को हमने पुट किया है। फिर उसके बाद हम सबसे पहले कर्ल ऑफ r वेक्टर निकालेंगे। कर्ल का मतलब होता है डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, वही हमने यहाँ पर लिखा है। और डेल ऑपरेटर का वैल्यू हम लिखेंगे, दैट इज आई केप डेल अपॉन डेल x प्लस जे केप डेल अपॉन डेल y प्लस के केप डेल अपॉन डेल z। फिर हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को लिखेंगे, r वेक्टर का वैल्यू हम लिखेंगे जो कि बराबर है एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप के। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले हम आई केप, जे केप और के केप को लिखेंगे जो कि दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद आई केप के आगे जो टर्म है उसको लिखेंगे, जे केप के आगे जो टर्म है उसको लिखेंगे, के केप के आगे जो टर्म है उसको लिखेंगे। ठीक है, जे केप के आगे y है तो जे केप के नीचे लिखेंगे, के केप के आगे z है तो उसके नीचे लिखेंगे और उसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। नाउ जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस वाले टर्म का तो 0 आएगा। 0 कैसे आएगा? सबसे पहले हम आई केप को लिखेंगे। ठीक है, और जिस रो और कॉलम में आई केप प्रेजेंट है उसको डिलीट करेंगे, इसको और इसको इनटू करना होगा। z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना होगा? 0 होगा। और उसी तरीके से y का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z है वो 0 होगा, और इन दोनों केस में भी है और ये दोनों केस में भी है, तो 0 आएगा। हम निकाल कर देख सकते हैं डिटर्मिनेंट को, आंसर हमारा 0 आता है। तो कर्ल ऑफ r वेक्टर जो है वो 0 के बराबर होता है।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ आर वेक्टर, ये जो कर्ल ऑफ आर वेक्टर है उसका वैल्यू हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है कर्ल ऑफ आर वेक्टर, तो उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। कर्ल ऑफ आर वेक्टर की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस टर्म को हमें लिखना है कर्ल ऑफ आर पावर एन, हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। आर वेक्टर जो है वो इक्वल होता है इज इक्वल टू आर पावर एन, हम लिखेंगे कर्ल ऑफ आर वेक्टर की जगह पर हम 0 लिखेंगे माइनस आर वेक्टर को हम लिखेंगे इनटू ग्रेडियंट ऑफ आर पावर एन लिखेंगे, ठीक है। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर्ल का वैल्यू पुट करने के बाद। आर पावर एन इंटू 0 होता है 0, बाकी के टर्म्स वैसे ही आएगा, 0 माइनस ये टर्म जो है वही टर्म आएगा आर वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ आर पावर एन, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन भी आएगा, ठीक है। तो कर्ल ऑफ आर पावर एन आर वेक्टर जो है वो इस टर्म के बराबर है। फिर उसके बाद ग्रेडियंट की जगह पर उसका वैल्यू हम यूज़ करेंगे जो कि है डेल ऑपरेटर के साथ नॉर्मली इनटू करना स्केलर फंक्शन आर एन को, ठीक है। तो इस टर्म को हमें निकालना है, गिवन क्या है, आर वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर हमारा बराबर होता है एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप के, और इस आर वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो बराबर होता है आई केप जे केप और के केप के आगे जो टर्म्स है उसका स्क्वायर और प्लस होल पावर 1/2 ना। अगर हम दोनों का पावर n करें तो यहाँ पर भी n यहाँ पर भी n आएगा, तो r पावर n जो है वो इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n/2 के, ठीक है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम पुट करेंगे और r वेक्टर की जगह पर हम इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे, कर सकते हैं, दोनों इक्वल है तो हम पुट करते हैं वैल्यूज को। तो हम इस वाले टर्म को लिखेंगे सबसे पहले कर्ल ऑफ आर पावर एन आर वेक्टर, और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पर वैल्यूज को पुट करेंगे। कर्ल ऑफ आर पावर एन आर वेक्टर जो है वो बराबर है माइनस आर वेक्टर की जगह पर हम इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप आएगा। फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट है, डेल ऑपरेटर का वैल्यू हमें पता है आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड आता है। फिर आर पावर एन का वैल्यू हमें यहाँ पर मिला है, उसको हम पुट करेंगे जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n/2 के बराबर है। फिर इसी वाले टर्म को हमें लिखना है नीचे, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो हमें मिलेगा माइनस एक्स आई के प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट को लिखेंगे, ये जो टर्म है उसके साथ इन तीनों टर्म्स को इंटू करना है, ग्रेडियंट निकालना है तो इन तीनों टर्म्स के साथ इंटू होगा, तो हम तीनों टर्म्स के साथ इंटू करेंगे तो आएगा आई केप डेल अपॉन डेल एक्स। फिर इस वाले टर्म को लिखेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n/2 प्लस हमें लिखना है जे केप डेल अपॉन डेल वाई, इस वाले टर्म को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n/2 प्लस हमें लिखना है के केप को डेल अपॉन डेल जेड, और ये जो टर्म है वो आएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n/2, तीनों टर्म से इंटू किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद जो है हमें इसी टर्म को लिखना है कर्ल ऑफ आर पावर एन आर वेक्टर, वो इक्वल होता है, इसी टर्म को हम डिट्टो नीचे उतारेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो इसी टर्म को उतारना है। फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट आई केप को हम लिखेंगे और इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n/2 -1। फिर उसके बाद इस वाले टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, ये दोनों कांस्टेंट है तो 0 होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में होता है। फिर इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो आएगा n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n/2 -1। फिर उसके बाद हमें जो है
2y लिखना है, वाई स्क्वायर का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना है, इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा। फिर हम लिखेंगे के केप को, इस टर्म को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है तो n/2 ये टर्म होल पावर n/2 -1 आएगा। फिर z स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है जो कि होगा 2z। x एंड y का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z। ये जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा जो ऊपर एंड नीचे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर वाले टर्म को नीचे लिखना है। यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है तो वही टर्म हम लिखेंगे प्लस z के केप क्रॉस प्रोडक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर आई केप है, आई केप को लिखते हैं n इंटू एक्स हम लिखेंगे, और ये जो ऊपर टर्म है उसको हमें नीचे लेकर जाना है तो यही टर्म हमें लिखना होगा, कोई भी चेंज नहीं होता है। पावर में जो टर्म है उसका साइन चेंज होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लस और n/2 बन जाएगा माइनस। पहले हम प्लस वाले टर्म को लिखेंगे फिर माइनस वाले टर्म को लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें लिखना है प्लस जे केप n इंटू वाई हम लिखेंगे, और ये जो टर्म है जिसका एक पावर है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो पावर में जो टर्म्स है उनका साइन चेंज होगा, और पहले हम प्लस वाले साइन को फिर माइनस वाले साइन को लिखेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं और वही चीज़ यहाँ पर भी करना है। के केप nz डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 1 माइनस n/2 आएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसी टर्म को नीचे लिखना है। यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है तो वही टर्म आएगा z के ब्रैकेट क्लोज इंटू क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पर n है, यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है, हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। डिवाइड में जो टर्म है तीनों में सेम है तो एक ही टर्म के साथ हम इन तीनों टर्म को डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अलग से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हर टर्म को एक्स आई केप को अलग से, वाई जे केप को अलग से एक साथ हम लिख सकते हैं जब डिवाइड सेम टर्म से होता हो। फिर उसके बाद हम जो है ऊपर वाले टर्म को नीचे लिखेंगे सेम, इनटू n हम लिखेंगे और इस वाले टर्म को लिखेंगे n हमने तीनों से कॉमन लिया है, एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, और जो नीचे टर्म है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो जो पावर में टर्म है उसका साइन चेंज होगा और पहले हम प्लस वाले साइन को लिखेंगे दैट इज n/2, फिर हम माइनस वाले साइन को लिखेंगे जो कि -1 होगा। साइन में चेंज आएगा, ठीक है, जब हम ऊपर नीचे लेकर चलते हैं। ना ये जो टर्म है वो r वेक्टर के बराबर है तो इसकी जगह पर हम -r वेक्टर लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट n हम लिखेंगे, ये भी r वेक्टर के बराबर है तो यहाँ पर r वेक्टर लिखेंगे। फिर उसके बाद इस वाले टर्म को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n/2 -1। ये जो टर्म है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स के बीच में होता है तो r वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होगा, बाकी सारे स्केलर है, ठीक है। वो जो है 0 के बराबर होता है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 के बराबर आएगा। नहीं निकला तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो r वेक्टर क्रॉस r वेक्टर जो है वो 0 के बराबर होता है, तो इसको और इसको जब हम इंटू करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आंसर में 0 आएगा। फिर उसके बाद उसको n से इंटू करेंगे तो भी 0 आएगा और इस टर्म से इंटू करेंगे तो भी 0 आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 0 आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0 आंसर में। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि ये जो टर्म है वो ई रोटेशनल है या कर्ल फ्री है, मतलब कि इसका जो कर्ल है वो 0 के बराबर होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू कुछ भी हो 0 के बराबर होना चाहिए। ये जो है यहाँ पर भी दिया है और 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है r पावर n r वेक्टर ई रोटेशनल वेक्टर है किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए, क्योंकि उसका कर्ल जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है।
फिर उसके बाद सेकेंड कंडीशन है जो कि है सोलेनॉइडल के लिए। सोलेनॉइडल के लिए उस टर्म का डाइवर्जेंस 0 के बराबर होना चाहिए और इसका आंसर यहाँ पर निकाला है और इसी चीज़ को हम कॉपी पर निकालेंगे। तो इसका हमने एक हिस्सा तो निकाला, बट के बाद वाला हिस्सा निकालना है, ये सोलेनॉइडल होना चाहिए n इज इक्वल टू -3 पर। तो इसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे। इसका डाइवर्जेंस 0 के बराबर होना चाहिए। सोलेनॉइडल का मतलब यही है, r⁴ वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन को। सोल्यूशन में हमें लिखना है कंडीशन, किसी वेक्टर का सोलेनॉइडल होने के लिए कंडीशन क्या होता है, उसका डाइवर्जेंस 0 के बराबर होना चाहिए। उसी चीज़ को हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमने लिखा है द कंडीशन फॉर अ वेक्टर टू बी सोलेनॉइडल इज गिवन बाय, उसका जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट किसका, उस जिस भी वेक्टर को हमें सोलेनॉइडल प्रूव करना है, इसको हमें सोलेनॉइडल प्रूव करना है तो उसका डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर के साथ, या हम डाइवर्जेंस डायरेक्टली लिख सकते हैं DIV जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए और इसी को हमें दिखाना है। r⁴n r वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 के बराबर है, वही चीज़ हमें प्रूव करनी है। हमें पता है कि r⁴n r वेक्टर का डाइवर्जेंस का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे है, r⁴n का डाइवर्जेंस नहीं निकलता है, डाइवर्जेंस सिर्फ एक वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है। तो r⁴n को हम बाहर लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर हम लिखेंगे, फिर बीच में आएगा प्लस साइन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर r वेक्टर को यूं ही रखना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट आता है, वैसे हम याद रख सकते हैं। rn का डाइवर्जेंस तो नहीं निकलेगा, उसका हम निकालेंगे ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ rn इसके बराबर आता है, या आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके। r⁴n डाइवर्जेंस ऑफ r, u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन जब हम करते हैं तो एक को रखते हैं, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, वैसा ही सेम है, ठीक है, वैसा ही कुछ है। लेकिन यहाँ पर जिसका डाइवर्जेंस नहीं निकलता है उसका ग्रेडियंट निकलता है, और जिसका ग्रेडियंट नहीं निकलता है उसका डाइवर्जेंस निकलता है, ठीक है ना। हम डाइवर्जेंस का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट। ग्रेडियंट का वैल्यू होता है डेल ऑपरेटर के साथ ट्रीट करना rn को, ठीक है। तो हमने वैल्यूज पुट किए, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें rn का वैल्यू लिखना है जो कि है x² + y² + z² होल पावर n/2। डेल ऑपरेटर का भी वैल्यू हम लिखेंगे i⁵ del/del x प्लस j⁵ del/del y प्लस k⁵ del/del z आएगा। फिर हम डॉट प्रोडक्ट को लिखेंगे, r वेक्टर का भी वैल्यू हमें पता है, दैट इज xi⁵ प्लस yj⁵ प्लस zk⁵ आएगा। फिर उसके बाद हम प्लस साइन को लिखेंगे, r वेक्टर का वैल्यू हम लिखेंगे जो कि xi⁵ प्लस yj⁵ प्लस zk⁵ के बराबर होगा। फिर हमें डॉट प्रोडक्ट को लिखना है, ठीक है। डेल ऑपरेटर का वैल्यू हम फिर से लिखेंगे, दैट इज i⁵ del/del x प्लस j⁵ del/del y प्लस k⁵ del/del z। फिर उसके बाद हमें r⁴n लिखना है, ठीक है, उसका वैल्यू लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, पहले हम इन टर्म्स को सॉल्व कर दे। इसको यूं ही लिखना है, इधर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो x² + y² + z² होल पावर n/2। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो i⁵ के जो आगे टर्म्स है उनका डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उनका प्रोडक्ट होगा i⁵ के कोफिशिएंट्स का, दैट इज del x/del x आएगा। j⁵ के जो कोफिशिएंट्स है आगे टर्म्स है उनको इंटू करेंगे तो del y/del y आएगा। k⁵ के जो आगे टर्म है उनको इंटू करेंगे तो del z/del z आएगा, बीच में प्लस साइन आएगा, ठीक है। ऐसे हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके हमें इतना मिला, प्लस इस वाले टर्म को यूं ही लिखना है। तो हम लिखेंगे xi⁵ प्लस yj⁵ प्लस zk⁵। फिर उसके बाद r⁴n से इन तीनों टर्म को हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हमें लिखना है i⁵ आएगा del r⁴n/del x
प्लस जे केप हम लिखेंगे डेल आर पावर एन अपॉन डेल वाई प्लस के केप हम लिखेंगे डेल आर पावर एन अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये वाला टर्म हमें मिलेगा। ग्रेडियंट ऐसे ही निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस टर्म को हमें वैसे ही लिखना है। यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स होता है 1, इसका डिफ्रेंसिएशन भी 1, इसका डिफ्रेंसिएशन भी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा 3। और इस वाले टर्म को हम वैसे ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है। प्लस हम लिखेंगे, फिर उसके बाद इस वाले टर्म को यूं ही नीचे लिखना है। ठीक है, इस वाले टर्म को तो हम लिखेंगे एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, फिर हम डॉट प्रोडक्ट को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे आई केप। यहाँ पर आर एन का वैल्यू हमें पुट करना है, फिर डिफ्रेंसिएशन भी तो करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर एन अपॉन 2 प्लस हम जे केप लिखेंगे, फिर उसके बाद डेल अपॉन डेल वाई लिखेंगे, आर पावर एन के वैल्यू को लिखेंगे जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर एन अपॉन 2, फिर हम लिखेंगे प्लस के केप को डेल अपॉन डेल जेड लिखेंगे, आर पावर एन का वैल्यू लिखेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर एन अपॉन 2, और ये जो ब्रैकेट है वो होगा बंद। ना हमें क्या करना है, उसके बाद जो है ये वाला जो टर्म है उसको नीचे उतारना है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आया है, उस पर हमने कोई ऑपरेशन कोई मेथड अप्लाई नहीं किया है। प्लस इस वाले टर्म को भी वैसे हम लिखेंगे। हमें सॉल्व जो है ये जो ब्रैकेट में टर्म है उसको करना है तो इसको लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट को याद रखना है तो उसको भी लिखेंगे, आई केप को हम लिखेंगे, फिर उसके बाद ये जो टर्म है उसको हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा एन अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर एन अपॉन 2 माइनस 1। पावर का डिफ्रेंसिएशन किया है, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका डिफ्रेंसिएशन होगा दैट इज 2x। y एंड z का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा क्योंकि y एंड z जो है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x जब हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें लिखना है प्लस जे केप को, इस टर्म को हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो आएगा n अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n अपॉन 2 माइनस 1, और y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2y। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे के केप को, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू z, तो आएगा n अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n अपॉन 2 माइनस 1 आएगा। फिर उसके बाद जो है हमें z स्क्वायर का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है जो कि होता है 2z। यहाँ पर जो 2 है ऊपर एंड नीचे वो कैंसिल हो सकता है तो उसको हम करेंगे कैंसिल। नाउ हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर एन अपॉन 2 को लिखना है, फिर उसके बाद इस वाले टर्म को लिखना है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, डॉट प्रोडक्ट को भी लिखना है। नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे, n जो है ये जो टर्म है उसको डिवाइड में लिखेंगे, n और x को एक साथ लिखेंगे तो nx आई के पाएगा, और जो ऊपर टर्म है पावर वाला उसको डिवाइड में लिखेंगे तो पावर में जो टर्म है उसका साइन चेंज होगा, प्लस वाले को पहले लिखते हैं, -1 प्लस 1 बन जाएगा तो 1, और n अपॉन 2 माइनस n अपॉन 2 बन जाएगा। और वही चीज़ यहीं पर भी है, जे के n इंटू वाई हम लिखेंगे, और ये जो पावर में टर्म है उसको नीचे डिवाइड में लेकर जाना है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 माइनस n अपॉन 2 आएगा। प्लस के हम लिखेंगे n इंटू जेड हमें लिखना है, फिर उसके बाद ये वाला जो टर्म है उसको हमें डिवाइड में लेकर जाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 माइनस n अपॉन 2 आएगा और ब्रैकेट होगा क्लोज। नाउ हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को डिट्टो सेम लिखना है क्योंकि हमने कोई ऑपरेशन यहाँ पर किया है नहीं, और इस टर्म को भी हमें सेम नीचे उतारना है। डॉट प्रोडक्ट को भी लिखेंगे। नाउ ये जो टर्म है वो तीनों में सेम है डिवाइड के, तो एक साथ हम लिख सकते हैं ऊपर जो टर्म्स है
अलग से डिवाइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम टर्म से, और n तीनों में प्रेजेंट है तो n को हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा, xi प्लस yj साथ में हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिवाइड सेम टर्म से हुआ है। और z लिखने के बाद इस टर्म को हम लिखेंगे, सेम है तीनों में, 1 माइनस n/2। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद इसी टर्म को लिखना है। तो हम लिखेंगे 3x² प्लस y² प्लस z² होल पावर n/2 प्लस इस वाले टर्म को भी लिखेंगे xi प्लस yj प्लस z। फिर हम डॉट प्रोडक्ट को भी लिखेंगे, फिर n को लिखेंगे और इस टर्म को लिखेंगे xi प्लस yj प्लस z। और ये जो टर्म डिवाइड में है उसको ऊपर लेकर जाना है तो इसका साइन चेंज होगा। प्लस वाले को हम पहले लिखेंगे n/2 और 1 जो है वो -1 बन जाएगा तो n/2 -1 आएगा पावर में। इस टर्म को हमें उतारना है, उतारते हैं नीचे, सेम टू सेम, होल पावर n/2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो n है वो एक स्केलर है और ये वाला टर्म भी एक स्केलर है। डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स के बीच में होता है, स्केलर्स के बीच में नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स के बीच में होता है। तो xi के जो आगे टर्म है उनको इंटू करना है, j के आगे जो टर्म है उनको इंटू करना है, तो y², z इंटू z जो कि k का कोफिशिएंट है वो होगा z², बीच में आएगा प्लस, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किया है इन दोनों वेक्टर्स का हमने, ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है उसका हमने डॉट प्रोडक्ट किया है, तो ये वाला टर्म हमें मिला है। अब जो बचता है स्केलर क्वांटिटीज उसको तो लिखना ही होगा, तो उसको हम लिखेंगे होल पावर n/2 -1। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है x² प्लस y² प्लस z² है, यहाँ पर भी वही टर्म है। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड होता है, इसके पावर में 1 है तो इन दोनों पर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। इस टर्म को तो हमें वही उतारना है यहाँ पर, प्लस इन दोनों का एक ही टर्म लिखेंगे, बेस, ये बेस है हमारा, पावर्स को हम ऐड करेंगे, 1 प्लस n/2 -1, प्लस 1 और -1 हो जाएगा कैंसिल और ये n बचता है तो उसको हम लिखेंगे, ठीक है। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड हमने किया है। फिर उसके बाद इस टर्म को हमें नीचे उतारना है, होल पावर n/2 प्लस इस टर्म को भी हम नीचे लिखेंगे, x² प्लस y² प्लस z² होल पावर n/2 आएगा, प्लस 1 और -1 कैंसिल हुआ है, ठीक है। ये जो टर्म है वो दोनों में सेम है, ये जो टर्म है वो दोनों में सेम है तो कॉमन बाहर हम निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 3 प्लस n और इस टर्म को हम लिखेंगे x² प्लस y² प्लस z² होल पावर n/2। अब ये जो टर्म है वो किसी टर्म के बराबर होता है, r पावर n के बराबर होता है ये जो टर्म है, तो 3 प्लस n r पावर n हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये r पावर n के बराबर होता है। और यही हमारा आंसर है। नाउ क्या है, ये 0 के बराबर कब होगा, जब n-3 होगा। 3 - 3 0 आता है, तो जब n-3 होगा तब ये हमारा 0 आएगा। और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, कि इसका डाइवर्जेंस 0 होता है जब n-3 के बराबर होता है, यानी कि ये सोलेनोइडल होता है जब n-3 के बराबर होता है। दस n इज इक्वल टू -3 द वेक्टर हमारा कौन सा है, r पावर n r वेक्टर जो है वो सोलेनोइडल होता है। सोलेनोइडल का मतलब उसका डाइवर्जेंस जो है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। उसी चीज़ को हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव किया। वही चीज़ यहाँ पर भी निकाला है और कहा है कि ये जो वेक्टर है r पावर n r वेक्टर वो सोलेनोइडल है जब n -3 के बराबर होता है।